Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video lecture we will cover cropping and farming system. So this topic is taken from the Agriculture at a Glance book by R.K. Sharma. If you have not watched the previous lecture videos then you can simply visit to the channel playlist and watch it. तो आज शुरू करते हैं cropping and farming system. First question is, the repetitive cultivation of an ordered succession of crops and fallow on the same land is called what? Is called crop rotation. मतलब जब हम एक सेम पीस ऑफ लैंड में क्रॉप्स को ऑर्डर में एक सक्सेशन ऑर्डर में ग्रो करते हैं, यानी एक के बाद एक क्रॉप को हम ग्रो करेंगे, दैट इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन. फॉर एग्जाम्पल, स्टार्टिंग फ्रॉम खरीफ सीजन, in kharif season we taken rice. After that in rabi season we grow wheat. After that in zaid season we grow vegetable crop like cucurbit. So this is a ordered succession of crops in a same land. एक ही लैंड में अलग अलग सीजन में अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो करना, दैट इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग rotation is likely to leave soil rich in organic matter? The answer will be maize, oat and clovers. तो ये मेज ओट क्लोवर्स जो होते हैं सॉइल को ऑर्गेनिक मैटर में रिच कर देते हैं, बिकॉज इनमें से क्या होता है कि जो क्लोवर होता है इट बिलोंग्स टू लेग्यूमिनस क्रॉप, तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है और सॉइल की नाइट्रोजन फिक्सेशन कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करके सॉइल को नाइट्रोजन रिच कर देता है. नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, crop rotation practiced by majority of the farmers in a given area or a locality is called as what? It is called cropping pattern. Cropping pattern जो होता है वो different farmers अलग अलग adopt कर सकते हैं, ठीक है. मीन्स अगर crop rotation को अभी हमने पढ़ा crop rotation मतलब कि तीन different seasons हैं, खरीफ रबी एंड जैद, इन तीनों में हमने एक ही लैंड में अलग अलग सीजन में अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो करा, दैट इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन. और वो प्रैक्टिस अगर बहुत सारे फार्मर्स, मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स वही फॉलो करने लग जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, उस गिवन एरिया या लोकेलिटी में वो चीज़ क्रॉपिंग पैटर्न नाम से जानी जाती है. यानी अगर हम क्रॉप रोटेशन को बहुत लंबे टाइम से एक ही जगह फॉलो कर रहे हैं वो हमारा क्रॉपिंग पैटर्न बन जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड अडॉप्टेड क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया. इंडिया में सबसे ज़्यादा फेमस है राइस व्हीट. राइस जो होता है वो खरीफ का होता है, व्हीट जो होता है रबी सीजन में होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रॉपिंग पैटर्न यूज्ड ऑन अ फार्म एंड इट्स इंटरैक्शन विद farm resources, other farm enterprises and available technology which determine the makeup is called क्रॉपिंग सिस्टम. यानी क्रॉपिंग सिस्टम में क्या होता है, क्रॉपिंग सिस्टम में हम क्रॉपिंग पैटर्न ले लेते हैं. एक हमारा हो जाता है क्रॉपिंग पैटर्न, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज क्रॉपिंग पैटर्न. इसके अलावा हम देखते हैं सेकेंड वन इज मैनेजमेंट. नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट. यानी जब हम क्रॉपिंग पैटर्न को और मैनेजमेंट को कंबाइन कर लेंगे, दैट कंबाइंड फॉर्म इज नोन एज क्रॉपिंग सिस्टम. यानी क्रॉपिंग सिस्टम में हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे गिवन लैंड में हम जो अलग अलग सीजन में क्रॉप्स लगा रहे हैं और साल ब साल हम लॉन्ग टाइम तक वही लगाते रहेंगे तो वो हमारा क्रॉपिंग पैटर्न बन जाएगा. और उस क्रॉपिंग पैटर्न में हम ये भी ध्यान रखना है कि हमारे फार्म में क्या क्या इंटरप्राइजेज और इस्टेब्लिश हो सकते हैं, कोई टेक्नोलॉजी है उसका हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, वो सब टेक्नोलॉजी को, वो सारे इंटरेक्शंस जब हम फॉलो करेंगे अपने फील्ड में एक गिवन लैंड में along with cropping pattern. For example, if we are growing rice, after that we will grow wheat. इंडिया में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉपिंग पैटर्न है राइस व्हीट का. सो फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ राइस, जब हम राइस के बाद व्हीट लगाते हैं उस टाइम पे उसकी हार्वेस्टिंग के बाद जो भी उसका बच जाता है, उसका जो हस्क बचता है फॉर एग्जाम्पल, उसको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ मल्च यूज़ कर सकते हैं, कवर मल्च यूज़ कर सकते हैं, स्टबल मल्च की फॉर्म में हम उसको यूज़ कर सकते हैं. तो ये एक टेक्नोलॉजी थी. और बहुत सारी टेक्नोलॉजी होती हैं राइस में, जैसे टिलेज ऑपरेशन, ये सारे रिसोर्सेज को, सारी टेक्नोलॉजी को जब हम कंबाइनली यूज़ कर देते हैं अपने क्रॉप पैटर्न में, दैट इज रिफर्ड एज क्रॉपिंग सिस्टम. तो क्रॉपिंग सिस्टम इज़ व्हाट? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न अलॉन्ग विद द मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, an appropriate combination of farm enterprises with cropping system, livestock, poultry, fisheries
and the means available to the farmer to raise them for increasing profitability is called what? It is called farming system. तो एक था क्रॉपिंग सिस्टम जहाँ पे हम क्रॉपिंग पैटर्न के संग डील कर रहे थे, लेकिन एक होता है फार्मिंग सिस्टम. फार्मिंग सिस्टम जो होता है जस्ट इट इज़ नॉट ओनली स्टिक टू क्रॉप्स ओनली, इट इज़ रिलेटेड टू समथिंग एल्स. मीन्स क्रॉप के अलावा यहाँ और कुछ भी होता है. क्रॉपिंग सिस्टम तो है यहाँ पे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट ऑल्सो इंक्लूड लाइफ स्टॉक. ठीक है, जो लाइफ स्टॉक होते हैं हमारे वो इंक्लूड हो जाते हैं. पोल्ट्री एंड फिशरीज. तो ये डिफरेंट क्या है? डिफरेंट दे आर ऑल आर रेफर्ड एज फार्म एंटरप्राइजेस. इन सब को हमने नाम दिया है फार्म एंटरप्राइज है. मीन्स जो भी एक फार्म, एक लैंड यूनिट में फार्म क्या होता है? जस्ट अ पीस ऑफ लैंड, एक ज़मीन का टुकड़ा जिसके ऊपर हम बहुत सारी एंटरप्राइज स्टैब्लिश कर सकते हैं. लाइक वी कैन स्टैब्लिश क्रॉपिंग सिस्टम, लाइफ स्टॉक, पोल्ट्री, फिशरीज. ये सारी चीज़ें हम जब एक फार्म में रेज करते हैं एंड अवर मेन मोटिव इज़ टू रेज द प्रॉफिट और जनरेट सम इनकम, तो ये चीज़ कहलाया जाता है फार्मिंग सिस्टम. रिमेंबर दिस, फार्मिंग सिस्टम में हम फार्म एंटरप्राइजेस को स्टैब्लिश करने का काम करते हैं ताकि प्रॉफिट अर्न कर सकें. लेकिन क्रॉपिंग सिस्टम में हम क्रॉपिंग पैटर्न में ही कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी का इम्प्रूवमेंट या कुछ इन्वॉल्वमेंट कराते हैं ताकि प्रॉफिट जनरेट हो. तो ये होता है क्रॉपिंग सिस्टम जहाँ पे सिर्फ क्रॉप्स के संग डील कर रहा था. लेकिन फार्मिंग सिस्टम में हम डिफरेंट फार्म एंटरप्राइजेज लाइफ यहाँ पे हमारा क्रॉप तो होंगे, लेकिन लाइफ स्टॉक, पोल्ट्री, ये सब भी इंक्लूड हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेजिंग ऑफ एनिमल्स अलॉन्ग विद द क्रॉप प्रोडक्शन इज कॉल्ड व्हाट? इट इज़ कॉल्ड मिक्स्ड फार्मिंग. यानी एनिमल्स को और क्रॉप प्रोडक्शन दोनों एक्टिविटी अगर हम साथ साथ कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज रिफर्ड एज मिक्स्ड फार्मिंग. अब जैसे मिक्स्ड फार्मिंग होता है वैसे ही होता है मिक्स्ड क्रॉपिंग. मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है? ग्रोइंग ऑफ टू और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली और इंटरचेंज्ड without row arrangement when there is a significant amount of intercrop competition is called mixed cropping. मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट की वर्ड है यहाँ पे सेंटेंस, ग्रोइंग टू अ मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली. अगर हम दो या दो से अधिक क्रॉप्स को साइमल्टेनियसली एक ही ज़मीन में ग्रो करते हैं और हम वहाँ पे कोई रो पैटर्न नहीं देख रहे कि हम कितनी रो में ग्रो कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल ये हमारा फील्ड है और यहाँ पे हमने बहुत सारी क्रॉप्स ग्रो करी हैं. लाइक वी हैव ग्रोन maize here, we grow some pulse crop here and without proper proportion. इनका कोई proper proportion नहीं है, कोई proper row demarcation नहीं है. यहाँ पे intermix करके हम इनको grow कर रहे हैं. That is for mixed cropping. Now second important thing, intercropping क्या होता है? तो इंटरक्रॉपिंग की डेफिनेशन होती है ग्रोइंग टू अ मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली. यहाँ पे भी हम दो या दो से अधिक क्रॉप को एक साथ ग्रो करेंगे, यानी मिक्स क्रॉपिंग तो होगा, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर प्रोपोर्शन में ग्रो करना है. एक बेसिक डिफरेंस जो होता है मिक्स क्रॉपिंग और इंटरक्रॉपिंग का वो यही होता है कि मिक्स क्रॉपिंग में मिक्स्ड मीन्स सब कुछ मिक्स हो जाएगा. कोई प्रॉपर हम उसको डिमार्क नहीं कर रहे हैं कि इतना एरिया में हम सिर्फ एक क्रॉप ग्रो करेंगे और सेकंड इतना एरिया हम क्रॉप नंबर 2 को देंगे. ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ पे सब मिक्स हो जाएगा, एकदम मिक्सिंग हो जाती है. दैट इज़ कॉल्ड मिक्स क्रॉपिंग. लेकिन हमारा जो इंटरक्रॉपिंग होता है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ मेन फील्ड और इस मेन फील्ड में ये हमारी क्रॉप नंबर 1 है, इतने एरिया में हमारी क्रॉप नंबर 2 है, अगेन क्रॉप नंबर 1, देन क्रॉप नंबर 3 भी आ सकती है. यहाँ पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह की क्रॉप्स को यूज़ कर रहे हैं. तो यहाँ पे मेन चीज़ जो होता है इंटरक्रॉपिंग में, दैट इज़ ग्रोइंग टू अ मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली इन अल्टरनेट रोज. इसको हम अल्टरनेट रो में ग्रो करेंगे. अल्टरनेट रो का मतलब ये कि पहली रो में क्रॉप 1 है, दूसरी रो में क्रॉप 2 है, आफ्टर दैट क्रॉप 3. इस तरह से एक डेफिनेट प्रपोर्शन है जिसमें हम क्रॉप्स को कल्टीवेट कर सकते हैं. ठीक है, इन द सेम एरिया वेयर द सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इंटरक्रॉप्स कंपटीशन इज देयर. और हम सबको पता है जब एक क्रॉप दूसरे क्रॉप के साथ ग्रो होती है तो एक क्रॉप का दूसरे क्रॉप पे कुछ इफेक्ट होता है, कंपटीशन इफेक्ट होता है. इसी चीज़ को हमने नाम दिया है कि इंटरक्रॉपिंग थी. तो मेजर डिफरेंस जो है इंटरक्रॉपिंग और मिक्स क्रॉपिंग का वो ये था कि क्रॉप्स को हम अल्टरनेट रो में ग्रो कर रहे हैं या मिक्स करके इंटरमिंगल कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 क्रॉप वैरायटी ग्रोन अलोन इन प्योर स्टैंड एट नॉर्मल डेंसिटी इन अ फील्ड, इट इज़ कॉल्ड सोल क्रॉपिंग. जब हम खाली सोल का मतलब होता है सिंगल, सोल मीन्स सिंगल और 1, ओनली 1. तो यहाँ पे लिखा है ओनली 1. जब हम एक ही क्रॉप को पूरे प्योर स्टैंड में ग्रो कर देते हैं अपनी नॉर्मल डेंसिटी पे, दैट इज़ कॉल्ड सोल क्रॉपिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिपीटेटिव ग्रोइंग ऑफ सेम सोल क्रॉप ऑन द सेम लैंड इज टर्म्ड एज मोनोकल्चर. तो दोनों में डिफरेंस क्या है? सोल क्रॉपिंग का मतलब एक ज़मीन में हमने एक ही क्रॉप ग्रो करी है, दूर दूर तक सिर्फ वही क्रॉप है, दैट इज़ कॉल्ड सोल क्रॉपिंग. लेकिन ये हमने बात करी ईयर 1 की.
पहले साल में हमने ऐसा करा, लेकिन अगेन सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर हमने यही करा कि एक क्रॉप में एक ही क्रॉप ग्रो करते आ रहे हैं साल ब साल। तो ये चीज़ हमारा बन जाएगा मोनोकल्चर। तो मोनोकल्चर में हम क्या करते हैं कि हमारी जो सोल क्रॉपिंग है उसी को हम लॉन्ग टर्म तक फॉलो करते रहेंगे, ठीक है, रिपीट करते रहेंगे, रिपीटेड ग्रोइंग ऑफ सेम सोल क्रॉप। तो याद रखना, अगर हमने इससे राइस ग्रो कर रहा है तो राइस के बाद हम ये नहीं कि एक दूसरे साल में हम मेज़ ग्रो करेंगे पूरे एरिया में, दैट इज़ नॉट प्रेफर्ड एज मोनोकल्चर। मोनोकल्चर का मतलब होता है एक ही क्रॉप को ग्रो करते आना है। एक साल में राइस ग्रो करा है पूरे एरिया में, तो नेक्स्ट ईयर भी आप पूरे एरिया में राइस ही ग्रो कर रहे हैं। एक ही क्रॉप को आप साल ब साल ग्रो करते जाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड मोनोकल्चर। नेक्स्ट है मोनोक्रॉपिंग। क्या होता है? मोनोक्रॉपिंग और मोनोकल्चर दोनों इंपॉर्टेंट है। मोनोकल्चर में हम सोल क्रॉप्स को, सेम ही क्रॉप को ग्रो करते रहेंगे सेम लैंड में। और मल्टीपल, फिर आता है हमारा मल्टीपल क्रॉपिंग। द ग्रोइंग ऑफ मोर देन वन क्रॉप ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड इन अ ईयर इज टर्म्ड एज मल्टीपल क्रॉपिंग। जब एक पीस ऑफ लैंड में हम डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो करेंगे, फॉर एग्जाम्पल क्रॉप नंबर 1, क्रॉप नंबर 2, क्रॉप नंबर 3, देन इट इज कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग। Now we move on next question, that is growing of 2 or more crops in a quick succession on the same piece of land in a farming year is termed as what? It is called sequential or non-overlapping cropping। मतलब क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन ये है, क्विक सक्सेशन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। अगर हम क्रॉप्स का कल्टीवेशन करते हैं एक ज़मीन में, वो भी क्विक सक्सेशन में। क्विक सक्सेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि फॉर एग्जांपल एक ज़मीन है, एक लैंड में हमने क्रॉप ग्रो करी है, फॉर एग्जांपल एनी क्रॉप वी कैन टेक क्रॉप नंबर 1। क्रॉप नंबर 1 की हार्वेस्टिंग हो गई, उसके ठीक बाद हमने सॉइल को, हमने अपने लैंड को एकदम खाली नहीं छोड़ा, हमने जैसे ही हार्वेस्टिंग हुई आफ्टर दैट वी ग्रो क्रॉप नंबर 2। पहले क्रॉप नंबर 1 ग्रो करी थी, उसकी हार्वेस्टिंग हो गई, जब वो लैंड फ्री हो गया तो हमने जल्दी से क्रॉप नंबर 2 को उसमें सोइंग कर दी। उसकी हार्वेस्टिंग के बाद हम अगेन वी टेक क्रॉप नंबर 1, या फिर अगेन वी कैन टेक सम अनदर क्रॉप लाइक क्रॉप नंबर 3, उसकी हमने जस्ट सोइंग कर दी। तो एकदम क्विकली करना है, तो एकदम जैसे ही फर्स्ट क्रॉप हार्वेस्ट हो रहा है सेकंड क्रॉप की सोइंग हो जा रही है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सिक्वेंशियल क्रॉपिंग। इसको एक हम पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉलो कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे हम नॉन ओवरलैपिंग हो रही है। नॉन ओवरलैपिंग इसको क्यों कहा गया है? नॉन ओवरलैपिंग से मतलब यहाँ पे ये है कि दोनों क्रॉप्स आपस में ओवरलैप नहीं कर रही है। फॉर एग्जांपल हमने पहली क्रॉप की सोइंग करी, तो अब उसकी हार्वेस्टिंग हो गई इस टाइम पे, यहाँ पे उसकी हो गई हार्वेस्टिंग, और यहाँ से उसकी हार्वेस्टिंग के बाद यहीं पे उसकी सोइंग हो जाएगी, इस पॉइंट में फिर इसकी सोइंग हो जाएगी। किसकी सोइंग? नेक्स्ट क्रॉप की। नेक्स्ट क्रॉप की सोइंग के बाद नेक्स्ट क्रॉप की हार्वेस्टिंग होगी, और फिर क्रॉप नंबर 3 की सोइंग हो जाएगी। ये होता है नॉन ओवरलैपिंग क्रॉपिंग सिस्टम, जिसको हम सिक्वेंशियल क्रॉपिंग सिस्टम भी कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है अ क्रॉपिंग सिस्टम वे द लैंड इज हैंड्स ओवर द सक्सीडिंग क्रॉप बिफोर द हार्वेस्ट ऑफ अ स्टैंडिंग क्रॉप। ये इंपॉर्टेंट है, सक्सीडिंग क्रॉप बिफोर द हार्वेस्ट ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप, यानी जो हमारी क्रॉप अभी फील्ड में लगी है, जैसे क्रॉप नंबर 1 हमारी फील्ड में लगी है और अब इसकी हार्वेस्टिंग होगी, लेट सपोज इस डेट में इसकी हार्वेस्टिंग होनी है क्रॉप नंबर 1 की, लेकिन उसकी हार्वेस्टिंग से कुछ टाइम पहले, अराउंड 15 to 10 डेज पहले ही हमने नेक्स्ट क्रॉप नंबर 2 की सोइंग कर दी है, और क्रॉप नंबर 2 उससे पहले ही सो गई, तो ये ओवरलैप हो रहा है, इतना हिस्सा ये क्या है? ओवरलैपिंग हो रहा है। तो दैट इज़ वाई ये हमारा कहलाता है रिले क्रॉपिंग, और इसको हम ओवरलैप क्रॉपिंग भी बोलते हैं। रिले क्रॉपिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि जैसे जस्ट लाइक अ रिले रेस होती है ना, उस टाइप का पैटर्न यहाँ पे शो होता है। तो ये ओवरलैपिंग भी हो रही है और रिले से कनेक्ट कर सकते हैं इसको, इसलिए इसका नाम होता है रिले या फिर ओवरलैपिंग क्रॉपिंग सिस्टम। और जो हमने पहले पढ़ा था वो था सिक्वेंशियल और नॉन ओवरलैपिंग, जहाँ पे क्या हो रहा था, क्रॉप नंबर 1 की सोइंग हो रही थी, फिर उसके बाद हार्वेस्टिंग हुई, उसके बाद नेक्स्ट क्रॉप की सोइंग और हार्वेस्टिंग हुई। मतलब हर एक क्रॉप प्रॉपरली एक दूसरे से सेपरेट है, किसी का कोई दूसरे से रिलेशन नहीं है रहा, लेकिन ओवरलैपिंग में ये चीज़ें ओवरलैप हो जा रही हैं। क्रॉप नंबर 1 की हार्वेस्टिंग हुई नहीं थी कि क्रॉप 2 की हमने सोइंग कर दी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा अच्छा सा एग्जाम्पल होता है पैरा यूटेरा क्रॉपिंग सिस्टम, वो बेस्ट एग्जाम्पल है रिले क्रॉपिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 or more than 2 crops or different heights cultivate simultaneously in the same piece of land और सेम फील्ड, इट इज़ कॉल्ड व्हाट। अगर एक ही ज़मीन में हम क्या करते हैं, डिफरेंट हाइट्स के प्लांट को कल्टीवेट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, क्रॉप्स ऑफ डिफरेंट हाइट कल्टीवेट्स ऑन साइमल्टेनियसली। तो ये लाइन से हमें पता चल जाएगा आंसर क्या होता है। तो जो अलग अलग हाइट के पौधों को या प्लांट्स को कल्टीवेट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग या फिर मल्टी टीयर क्रॉपिंग या फिर मल्टी लेवल। तो जो भी है मल्टी नाम, तो उससे आपको क्लियर हो जाना चाहिए, मल्टी लेवल या मल्टी टीयर क्रॉपिंग इसको कहा जाता है। फॉर एग्जांपल ये जनरली हमारे होती है साउथ इंडियन के स्टेट्स जो होते हैं,
फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे क्या होता है कि जो बड़े बड़े टॉल प्लांट्स होते हैं लाइक कोकोनट का प्लांट कितना बड़ा होता है हाइट में, तो वो टॉल प्लांट में कंसिडर गया। उसके बाद वी कैन ग्रो एनी अदर क्रॉप, लाइक वी कैन ग्रो थोड़ा उससे हाइट में छोटा प्लांट अगर हम ग्रो करते हैं, फॉर एग्जांपल वी कैन कल्टीवेट मैंगो, छोटे वाले मैंगो होते हैं उनको कल्टीवेट कर सकते हैं, या फिर वी कैन कल्टीवेट एनी अदर फ्रूट क्रॉप लाइक पपाया, और वी कैन ऑल्सो कल्टीवेट अदर क्रॉप्स लाइक शुगर केन। देन आफ्टर दैट इनकी हाइट हो गई, उसके बाद और छोटे प्लांट्स कल्टीवेट कर सकते हैं। और छोटे हाइट में कौन आ सकते हैं, जिंजर, ठीक है, जिंजर हमने कल्टीवेट करी, जिंजर साउथ में। और क्या है, टर्मरिक होता है साउथ में, हमने टर्मरिक ग्रो करा, ठीक है। उसके बाद और छोटे हाइट के प्लांट्स को भी हम कल्टीवेट कर सकते हैं। तो अलग अलग हाइट के प्लांट्स को हमने एक ही जगह पे रख रखा है, दैट इज़ कॉल्ड मल्टी लेवल या मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच क्रॉप हैव डिफरेंट ग्रोथ हैबिट्स एंड ज़ीरो कॉम्पिटिशन टू ईच अदर। ऐसे क्रॉपिंग सिस्टम जहाँ पे दो क्रॉप्स का एक दूसरे से कोई कंपटीशन नहीं होता, इनकी ग्रोथ हैबिट्स ही अलग होती हैं। एक क्रॉप को जो चाहिए वो दूसरे क्रॉप को नहीं चाहिए। अगर ऐसी बात होती है तो क्रॉप्स के बीच कंपटीशन बिल्कुल नहीं है। इस टाइप की क्रॉपिंग को हम बोलते हैं पैरेलल क्रॉपिंग। पैरेलल क्रॉपिंग में आपको जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड याद रखना है वो याद रखना है डिफरेंट क्रॉप्स हैबिट, यानी डिफरेंट ग्रोथ हैबिट। प्लांट्स की ग्रोथ हैबिट ही अलग है। जब ग्रोथ हैबिट ही अलग है तो उनके बीच में किसी चीज़ का कंपटीशन रहेगा नहीं। तो ये हो गया हमारा पैरेलल क्रॉपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रॉपिंग सिस्टम बेनिफिशियल टू प्रिवेंट द सॉइल इरोजन ड्यू टू विंड। हवा से होने के कारण जो विंड इरोजन हो जाता है, सॉइल में विंड इरोजन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिप क्रॉपिंग। तरीके से यूज़ हो जाते हैं, पर दोनों ही साइंटिफिकली दोनों ही चीज़ सेम होती हैं। होता क्या है, पैरायूटेरा क्रॉपिंग में राइस का जो फील्ड होता है, राइस की फील्ड में क्या होता है, राइस की हार्वेस्टिंग जब होने वाली होती है, फॉर एग्जांपल राइस की जो हार्वेस्टिंग का टाइम होता है अराउंड, हम जून जुलाई में इसकी सोइंग कर देते हैं, तो लास्ट में नवंबर दिसंबर में हम राइस की हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो उससे पहले यानी अराउंड हार्वेस्टिंग के 15 दिन पहले ही हम क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पल्स क्रॉप्स हमारी होती हैं, जैसे मूंग हो गई, और सबसे फेमस यहाँ पे होता है लथाइरस। लथाइरस की जो क्रॉप होगी उसकी सोइंग, उसकी जो हम ब्रॉडकास्टिंग कर देते हैं, दैट इज रिफर्ड एज पैरायूटेरा क्रॉपिंग। अब ये पैरायूटेरा शब्द यूज़ कहाँ पे होते हैं, तो उसको याद रखने का बहुत इजी तरीका होता है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं पैरायूटेरा से याद कैसे करें। देखो पी, पैरा हम लिखते हैं पी से, ठीक है। अब पैरा में जो पी है, पी को हम ईजिली बी में बना सकते हैं। ये हमारा पी है, पी के नीचे इस तरह कर दो, ये बी बन जाएगा। तो बी फॉर क्या है, बी फॉर है बिहार, बी फॉर क्या है, बी फॉर है बंगाल। तो दो स्टेट के नाम याद रखने हैं, बंगाल बिहार। वैसे बंगाल को वेस्ट बंगाल बोलते हैं, पर आप बी से पी को बी बनाने के लिए बंगाल और बिहार याद रखो। तो पैरा क्रॉपिंग का जो नाम है ये जनरली बिहार और बंगाल में बोला जाता है, जबकि यूटेरा कहाँ बोला जाता है, यूटेरा जो टर्म है ये मेनली यूज़ होता है एमपी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। ये इतना आपको याद रखना है। अब आज आप बस पी का याद रखो, पी फॉर पी से आपने बी बनाया, बी फॉर बिहार बंगाल, बाकी यूटेरा एमपी और छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, when the production of both intercrop is equal to that of its solid planting, it is called what, it is called companion cropping। यानी जब प्रोडक्शन दो इंटरक्रॉप्स का प्रोडक्शन बराबर हो जाए उनके सोल प्लांटिंग के, तो उसको हमने नाम दिया है कि वो कंपेनियन क्रॉपिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सिनर्जिस्टिक क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है? सिनर्जिस्टिक क्रॉपिंग क्या होती है? When the yield of both the crops are higher than their pure crops on unit land, it is called synergistic cropping. तो सिनर्जिस्टिक में क्या होता है कि यील्ड ऑफ बोथ क्रॉप्स, दो क्रॉप्स होते हैं हमारे इंटरक्रॉप में, ठीक है, ये इंटरक्रॉप हम कर रहे थे क्रॉप नंबर 1, और इंटरक्रॉप में जब हम रो में क्रॉप्स ग्रो करते हैं तो हमारी रो है, एक रो हो गई क्रॉप 1 की, एक रो हो गई क्रॉप 2 की। जब दोनों इंटरक्रॉप्स की यील्ड ज़्यादा हो जाएगी इनके प्योर क्रॉप्स स्टैंड से, प्योर क्रॉप का मतलब अगर हम इस अकेली क्रॉप की यील्ड देखें और दूसरे की यील्ड देखें तो दोनों की यील्ड, अगर हम सोल क्रॉपिंग की बात करें तो कंपैरेटिवली इंटरक्रॉप वाली कंडीशन में दोनों क्रॉप्स की यील्ड ज़्यादा होगी, इसलिए इसको बोलते हैं सिनर्जेटिक क्रॉपिंग। फॉर एग्जांपल शुगर केन एंड पोटैटो, तो यहाँ हमारी क्रॉप 1 है शुगर केन, क्रॉप 2 लेट सपोज पोटैटो। तो क्रॉप्स में जो होता है कि इनकी जो यील्ड होगी कंपैरेटिवली इनके प्योर क्रॉप से ज़्यादा होगी, यानी अगर हमने सिर्फ शुगर केन ग्रो करा होता तो यील्ड कम आती, अगर सिर्फ पोटैटो कल्टीवेट करते तो यील्ड कम आती। लेकिन दोनों को साइमल्टेनियसली जब हम ग्रो करते हैं इंटरक्रॉपिंग में, क्रॉप शुगर केन और पोटैटो को, तो यील्ड ज़्यादा होगी, दैट इज कॉल्ड सिनर्जिस्टिक क्रॉपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज झूमिंग रिफर्स? इंपॉर्टेंट है, झूमिंग क्या होता है? यू हैव हर्ड अबाउट झूम कल्टिवेशन। तो इट इज़ अ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कल्टिवेशन इन हिली एरियाज। बेसिकली जो हिली एरियाज होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र, कहाँ के? बेसिकली नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, जैसे जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में स्टेट हैं लाइक त्रिपुरा, असम, मेघालय, मणिपुर, इस टाइप के जो स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के, वहाँ पे ये कल्टिवेशन स्टिल अभी भी प्रिवलेंट है, झूमिंग कल्टिवेशन, और उसको शिफ्टिंग कल्टिवेशन भी कहा जाता है। झूम कल्टिवेशन ऑल्सो कॉल शिफ्टिंग कल्टिवेशन। वाई इट इज़ कॉल्ड सो? इसको शिफ्टिंग कल्टिवेशन के नाम से क्यों जाना जाता है? बिकॉज इसमें जो होता है हमारा, जैसे एक होता है लैंड, इसमें क्या होता है, हम जो लैंड होता है उसको रोटेट करते हैं। शिफ्टिंग कल्टिवेशन ऑल्सो टर्म्ड एज लैंड रोटेशन। इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये। आपने क्रॉप रोटेशन पढ़ा है कि जब हम एक ज़मीन में क्रॉप्स को अलग अलग तरीके से ग्रो करते हैं, अलग अलग बारी में क्रॉप्स को अलग अलग लेके ग्रो करते हैं, खरीफ में अलग, रबी में अलग, वो क्रॉप रोटेशन कहलाता है। लेकिन जब हम लैंड रोटेट करते हैं, एक ज़मीन ली, उसमें हमने क्रॉप का कल्टिवेशन करा, फिर उसको पूरा का पूरा जला दिया, फिर दूसरे लैंड में जाके कल्टिवेट करा, फिर सेम वही प्रैक्टिस फॉलो करी। तो इसमें हम एक लैंड पे फिक्स नहीं है, हम यहाँ पे अलग अलग लैंड में जा रहे हैं और कह सकते हैं कि अलग अलग ज़मीन ख़राब कर रहे हैं, तो ये लैंड रोटेशन होता है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड शिफ्टिंग कल्टिवेशन, लैंड रोटेशन और झूमिंग कल्टिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मूला ऑफ क्रॉप इंटेंसिटी। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल क्रॉप एरिया अपॉन नेट सोन एरिया इंटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ इंडिया। भारत की क्रॉपिंग इंटेंसिटी है 135%। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉर्मूला ऑफ रोटेशनल इंटेंसिटी। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी में क्या बोलते हैं? टोटल क्रॉप एरिया नेट सोन एरिया इंटू 100। और रोटेशनल इंटेंसिटी में क्या होता है? नंबर ऑफ क्रॉप ग्रोन इन रोटेशन, एक रोटेशन में हम कितनी क्रॉप्स ग्रो करते हैं, एंड ड्यूरेशन ऑफ रोटेशन, का ड्यूरेशन कितना है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये रोटेशन और क्रॉपिंग इंटेंसिटी के फॉर्मूले हैं, इंपॉर्टेंट हैं, कैलकुलेशन बन सकती है इनसे, कहीं अगर क्वेश्चन आ जाता है न्यूमेरिकल बेस तो इस फॉर्मूले से यूज़ करके हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेटिव लैंड एरिया अंडर सोल क्रॉप्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम यील्ड एज ऑब्टेन अंडर अ मिक्स्ड और इंटरक्रॉपिंग सिस्टम एट दैट सेम लेवल ऑफ मैनेजमेंट टर्म्ड एज लैंड इक्विवेलेंट रेशियो, LER। मतलब क्या होता है कि लैंड इक्विवेलेंट रेशियो हम ये समझाता है कि रिलेटिव लैंड, कितनी ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है अगर हम एक सोल क्रॉप को ग्रो करते हैं। सोल क्रॉप रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सेम यील्ड, वो सोल क्रॉप जो है सेम यील्ड प्रोड्यूस करेगी एज ऑब्टेन्ड, और ये सेम यील्ड मतलब किसके सेम होनी चाहिए, यील्ड जो है किसके सेम होनी चाहिए, अंडर द मिक्स्ड और इंटरक्रॉपिंग सिस्टम ऑफ द सेम लेवल ऑफ मैनेजमेंट। फॉर एग्जांपल, अगर हमने एक लैंड में एक सोल क्रॉप ग्रो करी है, यानी सोल मीन्स एक सिंगल क्रॉप को ग्रो करा है, और उसकी यील्ड जो है वो आ रही है फॉर एग्जांपल 10 क्विंटल्स पर हेक्टेयर, ठीक है। तो यही हम क्या करेंगे, यही हमें देखना है कि जब हम उसकी इंटरक्रॉपिंग या मिक्स क्रॉपिंग कर रहे थे, ठीक है, सो क्रॉप नंबर 1, 2 लगा के, एक सोल क्रॉप नंबर 1 थी तो हमने सोल क्रॉप लगाई 1, 2, 3, 1, इस तरह से जब हमने इंटरक्रॉपिंग करी तब भी उस सोल क्रॉप की जो यील्ड थी वहाँ पे भी वही सेम आनी चाहिए, 10 क्विंटल्स पर हेक्टेयर। तो इस और हमें दोनों कंडीशन में मैनेजमेंट सेम रखना है। तो जब हम सेम मैनेजमेंट प्रैक्टिस को फॉलो करेंगे और दोनों ही लैंड से जब सेम यील्ड ऑब्टेन करनी है तो हमें कितना लैंड चाहिए उस सोल क्रॉप्स का, दैट इज कॉल्ड लैंड इक्विवेलेंट रेशियो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सस्टेनेबिलिटी यील्ड इंडेक्स वैल्यू लाई बिटवीन, तो सस्टेनेबिलिटी यील्ड इंडेक्स की वैल्यू 0 से +1 के बीच में होती है, याद करना है इसको। अब एक और फॉर्मूला आ गया नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, तीसरा फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, फॉर्मूला ऑफ क्रॉपिंग इंडेक्स। क्रॉपिंग इंडेक्स का जो फॉर्मूला है दैट इज, ये अगेन परसेंटेज में रहता है क्योंकि मल्टीप्लाई 100 है सब में, ठीक है। क्रॉपिंग इंडेक्स को हम कैलकुलेट करते हैं टोटल क्रॉप एरिया अपॉन नेट सोन एरिया इनटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनिक फार्मिंग एक्सक्लूड्स एप्लीकेशन ऑफ। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम क्या नहीं करते हैं, हम फर्टिलाइजर्स का एप्लीकेशन नहीं कर सकते। अपार्ट फ्रॉम फर्टिलाइजर्स इसमें हम किसी भी तरह का केमिकल अप्लाई नहीं कर सकते। ऑर्गेनिक फार्मिंग में कोई भी केमिकल अप्लाई नहीं कर सकते, कोई भी सिंथेटिक आइटम जो होता है सिंथेटिकली ह्यूमन के द्वारा प्रोड्यूस है वो बिल्कुल उसका यूज़ नहीं कर सकते, इट इज़ प्रोहिबिटेड। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम जनरली नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं उन्हीं को यूज़ कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट। तो अब हम इरिगेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो इरिगेशन की डेफिनेशन क्या होती है, फर्स्ट क्वेश्चन इज द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू सप्लाई मॉइस्चर इसेंशियल टू प्लांट ग्रोथ इज टर्म्ड एज इरिगेशन। यानी इरिगेशन में हम वाटर को अप्लाई तो करते हैं लेकिन आर्टिफिशियल तरीके से अप्लाई करते हैं, नेचुरल प्रोसेस नहीं होता। नेचुरल जैसे रेन हो गई, रेन होना, बारिश होना एक नेचुरल प्रोसेस होता है, लेकिन इरिगेशन में हम वाटर जो अप्लाई करते हैं वो नेचुरल नहीं होता, वो आर्टिफिशियली अप्लाई करते हैं। और वाटर हम अप्लाई करते हैं ताकि सॉइल में प्रॉपर मॉइस्चर जो प्लांट की ग्रोथ के लिए एसेंशियल होता है वो बना रहे। मॉइस्चर प्रोवाइड करने के लिए हम आर्टिफिशियल तरीके से वाटर अप्लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड इरिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट एंट्री ऑफ वाटर फ्रॉम द अपर लेयर ऑफ द सॉइल इज नोन एज इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, हम वाटर अप्लाई कर देते हैं सॉइल में, जैसे ही अपर लेयर से वाटर नीचे की लेयर में मूव करता है उस प्रोसेस को बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। तो जब पहली एंट्री होती है, फॉर एग्जांपल हमने वाटर जैसे फील्ड में एंटर हो रहा है, तो जैसे एक लेयर से जब वो नेक्स्ट लेयर में एंटर करता है उसकी फर्स्ट एंट्री को कहा जाता है इनफिल्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्टिकल मूवमेंट ऑफ वाटर और डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम डिफरेंट सॉइल लेयर इज कॉल्ड पर्कोलेशन। यानी पहले क्या हुआ, जस्ट ही फर्स्ट एंट्री जो वाटर की होती है नीचे की तरफ, ऊपर वाली लेयर से नीचे वाली लेयर में, दैट इज इनफिल्ट्रेशन। सबसे पहला स्टेप होता है इनफिल्ट्रेशन का। इनफिल्ट्रेशन के बाद का जो स्टेप होता है जब पानी नीचे की मूव करता रहता है नीचे की ओर यानी डाउनवर्ड या वर्टिकल मूवमेंट होती है, एक लेयर से दूसरी लेयर में नीचे मूव करता रहेगा, उस प्रोसेस को नाम दिया है पर्कुलेशन। तो पहला प्रोसेस जो एंट्री वाला था, एंट्री होना यानी इनफिल्ट्रेशन, उसके बाद फिर मूव करता रहेगा पानी नीचे फर्दर, दैट इज पर्कुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, horizontal flow of water in irrigation channels or through canal is called what? It is called seepage. हॉरिजेंटल मूव अगर करता है पानी, ठीक है, हॉरिजेंटली यानी इस दिशा में अगर पानी मूव कर रहा है हॉरिजेंटली इंस्टेड ऑफ डाउनवर्ड, ठीक है, नीचे की बजाय नीचे मूव नहीं करता, नीचे की बजाय कहाँ मूव करेगा, इस तरह से लेटरल यानी साइड बाय साइड जो हॉरिजेंटल मूवमेंट जब होती है पानी में, दैट इज कॉल्ड सीपेज। और जनरली कब होती है, जनरली कैनाल्स के थ्रू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लो ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द फील्ड आफ्टर सैचुरेशन ऑफ सॉइल। तो जब एक्सेस वाटर मूव करते हैं सॉइल में, जब सॉइल पूरी तरह सैचुरेट हो जाती है उसके बाद जो बचा हुआ पानी मूव कर रहा होता है, दैट इज कॉल्ड रन ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एंड सॉल्ट फ्रॉम द रूट जोन विद वाटर इज कॉल्ड आंसर इज लीचिंग। इसको हम लीचिंग बोलते हैं। लीचिंग में क्या होता है, पानी नीचे की तरफ तो मूव कर रहा होता है, लेकिन पानी जब मूव कर रहा होता है तो होता क्या है, ये हमारा प्लांट है और ये प्लांट्स की रूट्स हैं, तो पानी जब मूव कर रहा होता है रूट जोन से बहुत सारे न्यूट्रिएंट को लेके अपने संग नीचे मूव कर लेता है। इसके कारण क्या होता है कि जो इतना एरिया होता है वो न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट हो जाता है, क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट पानी के साथ नीचे डाउनवर्ड मूव कर जाते हैं। न्यूट्रिएंट के साथ साथ यहाँ पे जो सॉल्ट्स होते हैं वो भी मूव आउट हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं लीचिंग। कहते हैं लीचिंग आउट होना का मतलब क्या होता है, लीचिंग का मतलब ये डिज़ायरेबल प्रोसेस नहीं है, बिकॉज इसमें न्यूट्रिएंट भी लॉस होते हैं और सॉल्ट्स तो चले जाते हैं, बट मेन हमारा जो इम्पोर्टेंट था वो न्यूट्रिएंट लॉस, वो भी यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ सेविंग इरीगेशन ऑल्सो नोन एज, लाइफ सेविंग इरीगेशन को क्या कहा जाता है, इट इज कॉल्ड कंटिजेंसी इरीगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्यूम और क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर इरीगेशन टू ब्रिंग अ क्रॉप टू मैच्योरिटी। तो क्रॉप को मैच्योरिटी तक लाने के लिए कितना वॉल्यूम, जो क्वांटिटी ऑफ वाटर चाहिए होता है, उस वाटर को बोलते हैं ड्यूटी ऑफ वाटर। याद रखना, ड्यूटी ऑफ वाटर थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ड्यूटी ऑफ वाटर का मतलब पानी की क्या ड्यूटी है, तो पानी की ड्यूटी ये है कि क्रॉप को मैच्योर करना है, ठीक है। तो पानी जब हम सोइंग के बाद से पानी लगाते हैं क्रॉप में ताकि वो मैच्योर हो जाए, तो मैच्योरिटी तक आने के लिए कितना पानी
क्रॉप ने कंज्यूम करा है, कितना वॉल्यूम पानी उसको चाहिए, कितना उसको रिक्वायर है, कि जो भी क्वांटिटी है उस वाटर की, दैट इज कॉल्ड ड्यूटी ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल डेप्थ ऑफ वाटर इन सेंटीमीटर रिक्वायर्ड बाय अ क्रॉप ड्यूरिंग इट्स ड्यूरेशन, इट इज कॉल्ड डेल्टा। ठीक है, मैच्योरिटी तक लाना है क्रॉप को तो जो वाटर लगा दैट इज कॉल्ड ड्यूटी ऑफ वाटर। लेकिन पूरी इंटायर क्रॉप की जो जितना भी ड्यूरेशन था उसको कितनी डेप्थ तक वाटर चाहिए था, वो डेप्थ होती है डेल्टा। याद रखना ड्यूटी और डेल्टा में क्या फ़र्क है। ड्यूटी मीन्स पानी की रिक्वायरमेंट, कितना पानी लगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर नीड, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर क्रॉप की मेच्योरिटी तक लाने के लिए। ठीक है, क्रॉप को मेच्योरिटी तक लाने के लिए जो पानी इसमें लगा, जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर चाहिए क्रॉप को, दैट इज कॉल्ड ड्यूटी ऑफ वाटर। लेकिन डेल्टा का मतलब क्या होता है, डेल्टा का मतलब होता है डेप्थ, गहराई, कितनी गहराई तक पानी लगा होगा पूरी ड्यूरेशन तक। ठीक है, क्रॉप को अपने पूरे ड्यूरेशन में, अपनी पूरी लाइफ साइकिल के दौरान कितनी डेप्थ का पानी चाहिए, कितनी डेप्थ, और डेप्थ हमारी होगी सेंटीमीटर में, तो कितना सेंटीमीटर डेप्थ तक पानी क्रॉप में चाहिए उसकी पूरी ड्यूरेशन के दौरान, दैट इज कॉल्ड डेल्टा। तो ड्यूटी माने कितना वॉल्यूम चाहिए मैच्योरिटी तक आने के लिए, और डेल्टा मतलब टोटल ड्यूरेशन में कितनी डेप्थ तक पानी लगा। डेल्टा मीन्स डेप्थ और ड्यूटी मीन्स क्वांटिटी ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परसेंटेज ऑफ अप्लाइड इरीगेशन वाटर स्टोर्ड इन सॉइल मेड अवेलेबल फॉर कंजम्पटिव यूज बाय द क्रॉप। इसको क्या बोलते हैं, मीन्स जो परसेंटेज है, किस चीज़ का परसेंटेज लेना है, अप्लाई इरीगेशन वाटर स्टोर्ड इन द सॉइल, यानी जो हमने इरीगेशन वाटर अप्लाई करा वो सॉइल में जाके स्टोर हो गया। इस चीज़ का नेक्स्ट चीज़ है रेशियो में, वो क्या है, मेड अवेलेबल फॉर द कंजम्पटिव यूज बाय द क्रॉप। ये जो वाटर है जो प्लांट्स में स्टोर हो चुका है, सॉइल में जाके स्टोर हो गया है, वो प्लांट्स के क्रॉप प्रोडक्शन की जो कंजम्पटिव यूज़ होता है वहाँ पे जाके नीड हो, इसकी ज़रूरत वहाँ पड़ती है। ठीक है, तो कितना परसेंट वाटर सॉइल में स्टोर हुआ है और कितना कंजम्पटिव यूज़ में चला जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड इरीगेशन एफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉइल क्रस्टिंग रिड्यूसेस व्हाट। सॉइल क्रस्टिंग अगर हो जाएगी तो क्या कम हो जाएगा, इन्फिल्ट्रेशन कम हो जाएगा। वाई, बिकॉज अगर सॉइल में क्रस्ट बन जाएंगे, क्रस्ट मारने थोड़ी पपड़ी टाइप की बन जाएगी तो इन्फिल्ट्रेशन होने में दिक्कत होगी, इन्फिल्ट्रेशन कम हो जाएगा, धीरे हो जाएगा। इन्फिल्ट्रेशन का मतलब क्या था, फर्स्ट एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सॉइल, फर्स्ट एंट्री ऑफ वाटर। तो जो पहली एंट्री होती है वाटर की सॉइल के अंदर, एक लेयर से ऊपर की लेयर से नीचे की लेयर में जो पानी एंटर करता है, पहली एंट्री को बोला जाता है इन्फिल्ट्रेशन। लेकिन अगर पपड़ी जम गई तो ये इन्फिल्ट्रेशन होने में प्रॉब्लम हो सकती है, इन्फिल्ट्रेशन रिड्यूस हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज एनुअल रेनफॉल इन इंडिया, इट इज़ अबाउट 400 MHA मीटर। ठीक है, मिलियन हेक्टेयर मीटर, इतना रेनफॉल जो है इंडिया में होता है, एवरेज रेनफॉल है। ये क्वेश्चन फैक्चुअल बेस है, इसको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75% ऑफ रेनफॉल रिसीव्ड बाय, तो 75% रेनफॉल जो होती है इंडिया में वो कहाँ से आती है, इट इज़ ड्यू टू साउथ वेस्ट मानसून, और जो कब आता है इंडिया में, जून सितंबर के बीच में आता है। और ये जनरली कहाँ पे रेनफॉल इसकी वजह से रेनफॉल होती है, वो कौन से एरिया में होती है, जनरली नॉर्थ इंडिया में होती है। तो नॉर्थ इंडिया का जो एरिया है वहाँ पे जो रेनफॉल होती है इट इज़ ड्यू टू साउथ इंडिया, और जो साउथ में रेनफॉल होती है वो होती है नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से। और इसकी वजह से मानसून बहुत, इसकी वजह से रेनफॉल होती है वो कंपैरेटिवली कम होती है, इसलिए हम बोलते हैं कि 75% रेनफॉल हमारी सिर्फ सबसे ज़्यादा रेनफॉल साउथ वेस्ट मानसून से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिगेस्ट रिवर बेसिन ऑफ इंडिया, सबसे सिंपल क्वेश्चन है, सबसे बड़ा बेसिन तो पता ही सबको, गंगा बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन ग्राम नेसेसरी फॉर द प्लांट टू प्रोड्यूस 1 kg ऑफ ड्राई मैटर, इट इज़ नोन एज व्हाट। तो प्लांट्स को अगर 1 kg ड्राई मैटर प्रोड्यूस करना है, ठीक है, तो 1 kg ड्राई मैटर प्रोड्यूस करने के लिए उसको कितना ग्राम पानी लगेगा। ठीक है, 1 kg ड्राई मैटर प्रोड्यूस करने के लिए प्लांट्स को जो जितना ग्राम का पानी लगता है उस क्वांटिटी को बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन कोफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग व्हेन टू इरिगेट, हाउ मच वाटर टू अप्लाई, इट इज टर्म्ड एज व्हाट। इसको सिंपल बोला जाता है इरिगेशन शेड्यूलिंग। सिंपल स्टेटमेंट से दिख रहा है कि हमको एक प्रोसेस होता है जब हमको ये पता करना होता है कि हमको व्हेन टू इरिगेट, यानी हम कब पानी दें और कितना क्वांटिटी में पानी दें और कैसे दें, किस मेथड से दें, ये सब हमारा आता है इरिगेशन शेड्यूलिंग में, इरिगेशन को शेड्यूल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इरिगेशन इज अप्लाइड टू द क्रॉप एट
50% ऑफ सॉइल मॉइस्चर डिप्लीशन। ये जनरल स्टेटमेंट होती है। जनरली पानी हम जो फील्ड में अप्लाई करते हैं वो कब अप्लाई करते हैं, जब ज़मीन में से मॉइस्चर कंटेंट 50% घटने लगता है। 50% सॉइल मॉइस्चर डिप्लीशन स्टेज जब आ जाती है तभी हम जनरली वाटर को अप्लाई करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इरिगेशन। जैसे आपको पता होगा हर एक क्रॉप की अलग अलग क्रिटिकल स्टेजेस होती हैं फॉर अप्लाइंग वाटर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल गेहूं में हम इरिगेशन अप्लाई करते हैं CRI स्टेज में, शुगर केन में अप्लाई करते हैं फॉर्मेटिव स्टेज में। तो हर एक क्रॉप की अलग अलग स्टेजेस आती हैं और जनरली ये स्टेजेस जो बताई हैं मैंने आपको, CRI, फॉर्मेटिव स्टेज, इस दौरान क्या होता है कि 50% सॉइल मॉइस्चर डिप्लीशन होने लगता है, जिसके कारण हम उसमें इरिगेशन अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉइल मॉइस्चर कंटेंट डिटरमाइन बाय। तो सॉइल मॉइस्चर कंटेंट हम डिटरमाइन करते हैं, एक डिवाइस हमारे पास होता है, एक इंस्ट्रूमेंट है, नॉट डिवाइस, एक इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज कॉल्ड टेंशियोमीटर। और ये किस प्रेशर पे ही वर्क करता है, इट वर्क एट 0.85 बार ऑफ प्रेशर। ये इंपॉर्टेंट है, लोगों से टेंशियोमीटर के बारे में ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि किस प्रेशर पे मेंटेन करते हैं वो। तो टेंशियोमीटर का जो वर्क होता है इट इज़ एट 0.85 बार, ये प्रेशर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द pH वैल्यू रिफर्स टू। तो pH वैल्यू क्या होता है, आपने pH सुना होगा। pH जो होता है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयंस होता है, लेकिन pF क्या होता है, तो pF वैल्यू हम हमेशा सॉइल के टर्म्स में यूज़ करते हैं, सॉइल मॉइस्चर से रिलेटेड वैल्यू है। इट रिफर्स टू द लॉगरिथम ऑफ सॉइल मॉइस्चर टेंशन। तो सॉइल मॉइस्चर टेंशन का जो लॉगरिथम होता है उसको रिफर करता है pF वैल्यू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following is a method of indirect measurement of soil moisture? तो soil moisture को मेज़र करने के लिए दो मेथड होते हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट मेथड। लेकिन यहाँ पे पूछा कि इनडायरेक्ट मेथड कौन सा होता है, तो इनडायरेक्ट मेथड में बहुत सारे होते हैं। Here the answer is neutron moisture meter. नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्यूमेट्रिक मेथड ऑफ वाटर मेजरमेंट आर। वॉल्यूमेट्रिक मेथड में कौन कौन से मेथड्स आते हैं, इंक्लूड्स फर्रोज, स्प्रिंकलर एंड ड्रिप। तो ये तीन मेथड हैं, फर्रो, स्प्रिंकल और ड्रिप। ये मेथड्स जो होते हैं वॉल्यूमेट्रिक मेथड पे बेस्ड होते हैं। इससे भी हम क्या करते हैं, वाटर मेजरमेंट को मेजर कर सकते हैं, बट वॉल्यूमेट्रिक तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर मेजरिंग यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ वाटर वियर्स आर यूज्ड। अगर यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ वाटर को मेजर करना है तो वाटर के फ्लो को मेजर करने के लिए किस तरह की वियर्स यूज़ करते हैं। वियर्स जनरली वाटर के फ्लो को मेजर करने के लिए एक यूनिट, एक मतलब इंस्ट्रूमेंट टाइप का होता है कुछ, तो वो हम कौन सी वियर्स यूज़ करते हैं, अलग अलग फॉर्म्स होते हैं वियर्स के। तो जनरली यूनिफॉर्म फ्लो को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं, दो टाइप के वियर होते हैं, रेक्टेंगुलर वियर एंड ट्रेपेजॉइडल वियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेंचुरी मीटर इज यूज टू मेजर वाटर इफ। तो वेंचुरी मीटर से वाटर कब मेजर कर सकते हैं, इफ द वाटर फ्लो फ्रॉम द पाइप। तो अगर पाइप से वाटर फ्लो हो रहा है तो हम वेंचुरी मीटर का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन वाटर फ्लो मेजरिंग डिवाइस विच मेजर्स द वाटर फ्लो इन ओपन कंडक्ट्स। तो ओपन कंडक्ट्स में अगर वाटर को मेजर करना है, ठीक है, वी हैव टू मेजर द वाटर फ्लो, वाटर के फ्लो को मेजर करना है, वो भी कहाँ पे, ओपन कंडक्ट्स में। तो हम यूज़ करते हैं पार्शियल फ्लूम्स या वेंचुरी मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इरिगेशन मेथड सुटेबल फॉर लो लैंड राइज एंड जूट। तो लो लैंड राइज और जूट में तो पानी की जो नीड है, रिक्वायरमेंट वो बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे जनरली हम यूज़ करते हैं फ्लडिंग मेथड ऑफ इरिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ सरफेस इरिगेशन टू इरिगेट ग्राउंडनट एंड पल्स। तो दो तरह के इरिगेशन होते हैं, सरफेस इरिगेशन होते हैं और सब सरफेस इरिगेशन होते हैं। तो सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन ज़्यादातर वही कॉमन होते हैं। और अगर हमें इरिगेट करना है मूंगफली यानी ग्राउंड नट और पल्सेस को, तो इनमें हम कौन सा सरफेस मेथड यूज़ करते हैं, हम यहाँ पे जनरली यूज़ करते हैं चेक बेसिन। तो चेक बेसिन मेथड में हम क्या करते हैं, हमारे सेंटर में प्लांट होता है और उसके अराउंड हम एक बेसिन क्रिएट कर देते हैं। तो इस तरह से होता है चेक बेसिन। और ये बेसिन जो हम बनाते हैं गोलाई में, यहीं पे हम इरिगेशन वाटर जो भी अप्लाई कर देते हैं। तो ये एक सरफेस मेथड है इरिगेशन का जो यूज़ होता है ग्राउंडनट और पल्सेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिंग मेथड इज सुटेबल फॉर। रिंग मेथड जिनकी सुटेबल होते हैं फ्रूट ट्रीज में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the method in which field divided into number of strips by burns around 15 cm height, it is called broad strip method। नाम से भी क्लियर है, हम एक स्ट्रिप्स बनाएंगे पूरे फील्ड में along with burns की हाइट होनी चाहिए 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फील्ड में हम 15 सेंटीमीटर ऊंची ऊंची बर्न्स बना देंगे
और उसके बाद हम जो इरिगेशन करते हैं दैट इज़ रिफर्ड एज ब्रॉड स्ट्रिप मेथड, ब्रॉड स्ट्रिप मेथड ऑफ इरिगेशन। द मोस्ट सुटेबल क्रॉप्स आर, जैसे क्रॉप्स हमारे पास सॉरगम, कॉटन, मेज, टबैको, पोटैटो एंड शुगर की, इनको किस मेथड से इरिगेट करते हैं? इनको हम इरिगेट करते हैं फरो मेथड से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, कोई भी एग्जाम में एक क्रॉप पूछ ली जाएगी इसका मेथड ऑफ इरिगेशन बताओ, तो यहाँ पे सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे सॉरगम, कॉटन, मेज, टबैको, पोटैटो एंड शुगर केन। तो बेसिकली यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाले क्रॉप्स हैं वो पोटैटो है और शुगर केन है और सॉरगम है। ये 3 क्रॉप सबसे ज़्यादा बेसिक क्रॉप्स हैं, पूछे जाते हैं कि इनमें बताओ कौन सा इरिगेशन सुटेबल है, दैट इज़ फरो इरिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो इरिगेशन मेथड्स इन विच वाटर इज अप्लाइड एज स्प्रे कॉल्ड स्प्रिंकलर मेथड। तो स्प्रिंकल मेथड में हम क्या करते हैं, ये एक माइक्रो इरिगेशन है। माइक्रो इरिगेशन को इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कम क्वांटिटी में वाटर निकलता है। जैसे फ्लड इरिगेशन में तो बहुत सारा पानी निकल जाता है एक साथ में, और जो बाकी इरिगेशन है उसमें बहुत सारा पानी निकलता है। लेकिन स्प्रिंकल मेथड्स में क्या होता है, स्प्रे लगे होते हैं, नोजल्स लगी होती है स्प्रे के आगे, और नोजल से पानी जो है थोड़ा कम अमाउंट में निकलता है, जैसे फुआरा होता है जिस बारिश होने वाली है उस टाइप का स्प्रिंकल मेथड में जो वाटर है वो उस तरह से अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इरिगेशन मेथड सुटेबल फॉर अंडुलेटिंग लैंड, सैंडी सॉइल्स एंड वेजिटेबल एंड फूड क्रॉप। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा इरिगेशन मेथड हम यूज़ कर सकते हैं? अंडुलेटिंग लैंड। अंडुलेटिंग का मतलब क्या होता है, जब टोपोग्राफी क्या हो, एकदम ईवन ना हो। अंडुलेटिंग लैंड माना अनईवन, लैंड की तो टोपोग्राफी थोड़ी अनईवन है, यानी अंडुलेटिंग टाइप का लैंड है, उबड़ खाबड़ लैंड है थोड़ा सा। देन वहाँ पे सैंडी सॉइल है। सैंडी सॉइल्स आपको सबको पता है, सैंडी सॉइल में कैसे पोर्स होते हैं, बड़े बड़े मैक्रोपोर्स होते हैं, ऐसे बड़े बड़े मैक्रोपोर्स होते हैं, दैट इज सैंडी सॉइल। लाइट सॉइल होती है और वेजिटेबल और फ्रूट्स के लिए अच्छा होता है। तो कौन सा मेथड इरिगेशन है जो अंडुलेटिंग सॉइल, आई मीन अंडुलेटिंग लैंड, सैंडी सॉइल और फ्रूट वेजिटेबल सबसे अच्छा है, वो है हमारा स्प्रिंकल मेथड ऑफ इरिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेशर अप्लाइड इन द स्प्रिंकल इरिगेशन इज। तो स्प्रिंकल इरिगेशन को हम किस प्रेशर पे मेंटेन करते हैं कि वाटर वहाँ से निकले? तो हमने अभी देखा था कि स्प्रिंकल इरिगेशन में स्प्रे लगे होते हैं, तो स्प्रेयर पे कितना प्रेशर मेंटेन होता है, मोर देन 2.5 बार। तो बार सबको पता है, बार प्रेशर की यूनिट होती है, तो 2.5 बार से अधिक का प्रेशर जो है, ज़्यादा प्रेशर वहाँ पे मेंटेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ वाटर डिलीवरी इन स्प्रिंकल सिस्टम इज। स्प्रिंकल मेथड ऑफ इरिगेशन में जो रेट ऑफ वाटर डिलीवरी है, यानी वाटर 1 घंटे में कितना पानी डिलीवर हो सकता है, वो बहुत ही मतलब ज़्यादा ही होता है, बट कंपैरेटिवली अदर मेथड को थोड़ा कम होता है। लेकिन कितना होता है, दैट इज़ मोर देन 1000 लीटर पर आवर। मतलब 1 घंटे में 1000 लीटर पानी जो है वो डिलीवर हो जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड रेट ऑफ वाटर डिलीवरी। और प्रेशर कितना है, मोर देन 2.5 बार, और वाटर डिलीवरी है मोर देन 1000 लीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रिंकल मेथड कंप्लीट हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ड्रिप इरिगेशन से। ड्रिप इरिगेशन इज डिस्कवर्ड एट, बहुत सिंपल है, ड्रिप इरिगेशन की खोज कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी इजराइल में, बहुत फेमस प्लेस है और इसलिए हम इसका एक नाम और है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्रिप इरिगेशन मेथड ऑल्सो नोन एज, इसका एक नाम और है ट्रिकल इरिगेशन। तो ड्रिप इरिगेशन या ट्रिकल इरिगेशन की खोज हुई थी इजराइल में, ये भी एक तरह का माइक्रो इरिगेशन में ही काउंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो इरिगेशन मेथड इन विच वाटर अप्लाइड एज ड्रॉप थ्रू इमीटर्स। यहाँ पे इमीटर्स यूज़ होते हैं और इमीटर से जो वाटर है वो रिलीज होता है ड्रॉप की फॉर्म में, बूंद बूंद की फॉर्म में पानी इस तरह से निकल कर आता है। जैसे पाइप है, यहाँ पे एक पोर बना होगा, एक होल जैसा, यहाँ से पानी डायरेक्ट रूट जोन में चला जाता है। तो ये मेथड जो बूंद बूंद करके निकलता है पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप, दैट इज कॉल्ड ड्रिप मेथड ऑफ इरिगेशन। ये एक तरह का माइक्रो इरिगेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिप मेथड इज सुटेबल फॉर, किस तरह की क्रॉप्स में सुटेबल होता है? जनरली वाइडर स्पेस जो दूरी में लगाए जाते हैं ना, जो ऑर्चर्ड बगीचों में जो प्लांट्स लगे होते हैं दूर दूर होते हैं, वाइड स्पेस्ड होते हैं, तो वाइडली स्पेस क्रॉप जैसे शुगर केन में भी हम यूज़ कर सकते हैं, और सैलिन सॉइल्स के लिए भी मेथड अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन अभी हमने जो पढ़ा था स्प्रिंकल मेथड, स्प्रिंकलर मेथड इरिगेशन जनरली हम यूज़ करते हैं सैंडी सॉइल्स में, वो हम यूज़ कर रहे हैं सैंडी सॉइल में, और जो ड्रिप मेथड ऑफ इरिगेशन है ये हम यूज़ करते हैं सैलिन सॉइल में, सैलिन सॉइल में हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्चार्ज रेट ऑफ वाटर पर ड्रिपर। तो ड्रिप मेथड ऑफ इरिगेशन में ड्रिपर का जो डिस्चार्ज रेट होता है वो कितना होता है? बहुत कम होता है। जैसे हमने स्प्रिंकल का क्या देखा था, स्प्रिंकल में मोर देन 1000 लीटर पर आवर होता है स्प्रिंकल का, लेकिन जो ड्रिप मेथड है इसमें बहुत ही हल्के से पानी निकलता है। रेट ऑफ वाटर
ठीक है। डिस्चार्ज रेट की बात करें, डिस्चार्ज रेट का मतलब 1 घंटे में कितना पानी डिस्चार्ज हो सकता है, तो बहुत कम। जो ड्रिप इरिगेशन है वहाँ पे बहुत कम पानी जो है निकलता है, डिस्चार्ज होता है। 1 घंटे में अराउंड 1 से 4 लीटर ही पानी निकलता है, तो ये इसका डिस्चार्ज रेट बन जाएगा। यानी 1 घंटे में कितना पानी निकला, 1 से 4, दैट इज़ 1 to 4 लीटर्स पर आवर। ये इसका डिस्चार्ज रेट है ड्रिपर मेथड यानी ड्रिप इरिगेशन का। और स्प्रिंकल का बहुत ज़्यादा होता है, स्प्रिंकल तो 1 घंटे में बहुत सारा लीटर पानी निकाल देता है, डिस्चार्ज करता है अराउंड 1000, और ड्रिप का बहुत कम रहता है, 1 से 4 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेविंग ऑफ वाटर इन स्प्रिंकल एंड ड्रिप इरिगेशन मेथड एज कम्पेयर टू सरफेस इरिगेशन मेथड। तो अगर हम सरफेस इरिगेशन मेथड को कंपेयर करते रहें हर चीज़ को, तो अगर हम स्प्रिंकल को कंपेयर करें, स्प्रिंकल मेथड ऑफ इरिगेशन को अगर हम कंपेयर करें सरफेस से, तो कितना पानी हमारा सेव होता है। सेव वाटर पूछे ना, सेविंग ऑफ वाटर, कितनी बार पानी बच जाएगा हमारा। स्प्रिंकल मेथड जनरली क्या करता है, इसमें 25 to 50% वाटर हमारा सेव हो जाता है, क्योंकि इसका डिस्चार्ज रेट कितना था, मोर देन 1000 लीटर पर आवर, इतना इसका डिस्चार्ज रेट है। और अगर हम कंपेयर करें बाकी सरफेस मेथड में, जैसे फ्लड इरिगेशन हमारा सरफेस में आता है, तो फ्लड में तो बहुत सारा पानी लग जाता है, चेक बेसिन, इन सब में बहुत सारा पानी लगता है। लेकिन जो ड्रिप स्प्रिंकलर होता है उसमें 25 से 50% वाटर हमारा सेव हो जाता है। अगर नेक्स्ट हम कंपेयर करें ड्रिप मेथड ऑफ इरिगेशन को, तो ड्रिप मेथड ऑफ इरिगेशन को सरफेस से कंपेयर करें तो ड्रिप मेथड में तो और भी कम पानी निकलता है। उसमें तो पानी कितना निकला था ड्रिप मेथड में भी हमने पढ़ा, 1 से 4 लीटर पर आवर, इतना पानी निकलता है 1 घंटे में। तो सोचो कितना पानी सेव होता होगा हमारा, अराउंड 50 to 70% वाटर जो है सेव हो जाता है ड्रिप इरिगेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इरिगेशन मेथड हैज़ हाईएस्ट इरिगेशन एफिशिएंसी। सबसे ज़्यादा इरिगेशन एफिशिएंसी हाई होती है ड्रिप मेथड की। तो ड्रिप मेथड में हमने देखा 1 घंटे में बहुत कम पानी निकल रहा था, तो इसका इरिगेशन एफिशिएंसी सबसे हाईएस्ट होता है। और होता कितना है, अराउंड 90% तक इसकी इरिगेशन एफिशिएंसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाटर कंटेंट बिटवीन फील्ड कैपेसिटी एंड PWP। तो फील्ड कैपेसिटी में जो वाटर होता है कितना प्रेशर पे होता है, -1/3 बार पे, और PWP यानी परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे जो पानी रहता है दैट इज अबाउट -15 बार पे। ठीक है, अब यहाँ पूछा गया था वाटर कंटेंट इन बिटवीन फील्ड कैपेसिटी एंड PWP, यानी फील्ड कैपेसिटी पे और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे, इनके बीच में जो पानी रहता है, ये वाला जो एरिया है, ये इसका बीच वाला, इस बीच में जो पानी रहता है, सॉइल की मॉइस्चर, मतलब सॉइल मॉइस्चर जो रहता है या पानी का जो कंटेंट है, उसको क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर। इसको बोलते हैं हम अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर, अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर। ठीक है, तो ये आंसर हो गया हमारा अवेलेबल वाटर या अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर। तो याद रखना है फील्ड कैपेसिटी और PWP के बीच में जो पानी है वो अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ सॉइल मॉइस्चर और वाटर कंटेंट हेल्ड इन सॉइल आफ्टर द एक्सेस वाटर हैज़ ड्रेन अवे। अगर अधिक मात्रा में जो वाटर है वो सॉइल से एक बार ड्रेन आउट हो जाए, बह जाए, उसके बाद जो मिट्टी वाटर को होल्ड कर लेती है अपने अंदर, उस अमाउंट को हम बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल एट विच द प्लांट परमानेंटली विल्ट एंड विल नॉट रिकवर। ऐसी कंडीशन आ गई है सॉइल में जब प्लांट पूरा परमानेंटली विल्ट हो चुका है, प्लांट पूरा सूख चुका है, विल्टिंग हो चुकी है और प्लांट अब रिकवर नहीं हो सकता, दैट कंडीशन इज कॉल्ड PWP यानी परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। और अभी हमने फील्ड कैपेसिटी क्या होता है वो समझ लिया। फील्ड कैपेसिटी का मतलब सॉइल में पानी है, अब सॉइल में हमने बहुत ज़्यादा पानी भर दिया, सैचुरेट हो चुकी है सॉइल, लेकिन उसके बाद भी कुछ वाटर ड्रेन हो चुका है और सॉइल को जितना पानी अपने अंदर रखना था उसने रख लिया है, वो कंडीशन फील्ड कैपेसिटी कहलाती है। और जो एक कंडीशन होती है PWP, जब सारा पानी मिट्टी से लॉस हो चुका है, मिट्टी का सारा पानी सूख चुका है, लॉस हो गया, प्लांट भी अब विल्ट हो चुका है, प्लांट अब रिकवर नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड PWP। और इन दोनों के बीच का जो वाटर है वो हमारा होगा अवेलेबल वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाटर दैट मूव्स डाउनवर्ड फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी बियॉन्ड द रूट जोन, यानी वो वाटर जो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आके नीचे की तरफ मूव करता है, जो कि मोर लेस देन 1/3 बार पे मेंटेन होता है, उसको क्या बोलेंगे। तो सिंपल नाम से स्टेटमेंट में ही दिख गया, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस की वजह से जो पानी नीचे जाएगा, ग्रेविटी की वजह से पानी नीचे जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन वाटर। सबको पता है ग्रेविटी का फोर्स किस डायरेक्शन में होता है, नीचे, वर्टिकल डाउनवर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाटर रिटेन बाय द सॉइल इन कैपिलरी पोर्स। जो कैपिलरी पोर्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं, इसलिए हम उनको माइक्रो पोर्स बोलते हैं। तो जो वाटर छोटे छोटे माइक्रो पोर्स में रिटेन रहते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी। ग्रेविटी चाहती है कि सारा पानी नीचे की तरफ है, सॉइल है
ये सॉइल में बहुत सारा पानी है। अब ग्रेविटी नीचे की तरफ लगती है, ग्रेविटेशन फोर्स, तो ग्रेविटेशन फोर्स के कारण सारा पानी नीचे बह तो जाता है, लेकिन स्टिल हमारे माइक्रोपोर्स होते हैं सॉइल में। ये माइक्रोपोर्स कुछ वाटर को अपने पास रहने देते हैं, इनमें कुछ वाटर इनके पास रहता है और ये वाटर इनसे अलग नहीं हो पाता। उस वाटर को क्या बोलेंगे? तो देखो, अभी हमने बोला कि कैपिलरी पोर्स को क्या बोलते हैं? माइक्रोपोर्स बोलते हैं। माइक्रोपोर्स बोले, कैपिलरी पोर्स बोलो। तो कैपिलरी पोर्स में जो पानी इकट्ठा रहता है, जो कभी भी पानी ग्रेविटी की वजह से नीचे नहीं जा पाता, उसको हमने नाम दिया है कैपिलरी वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, when water is held tightly as thin film around the soil particles by adsorption of force and the flows at gravity of more than -31 bar, it's called hygroscopic water। यानी वो पानी जो हेल्ड होता है टाइटली, ठीक है। देखो कैपिलरी पोर्स में जो पानी था, जो ग्रेविटी की वजह से नीचे नहीं जा पा रहा था, वो कैपिलरी वाटर हो गया। लेकिन उसमें भी कुछ पानी जो है मिट्टी अपने ऊपर टाइटली होल्ड कर लेगी, दैट इज़ होल्ड टाइटली इन द फॉर्म ऑफ अ थिन फिल्म। एक पतली सी फिल्म की फॉर्म में, बहुत ही पतली फिल्म की फॉर्म में वो पानी सॉइल के पार्टिकल्स के साथ अडेयर होगा बाय एडसॉर्प्शन फोर्स। यू ऑल नो सरफेस में जो पार्टिकल अटैच हो जाते हैं, इट इज़ ड्यू टू द फोर्स ऑफ एडसॉर्प्शन। तो एडसॉर्प्शन फोर्स के कारण वो पार्टिकल एक पतली फिल्म बना लेंगे, उस पानी को हम बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपिलरी मूवमेंट ऑफ वाटर इज कॉम्प्लीमेंटेड बाय। तो जो कैपिलरी मूवमेंट होती है वाटर की, इट इज कॉम्प्लीमेंटेड बाय द रूट एक्सटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a diffusion process by which liquid water in the form of vapor is lost in the atmosphere। तो एक प्रोसेस होता है, डिफ्यूजिव प्रोसेस होता है, जिसके कारण क्या होता है, जो भी वाटर होता है लिक्विड प्लांट्स में, वो एटमॉस्फेयर में लॉस्ट हो जाता है। लेकिन किस फॉर्म में लॉस्ट होता है? इन द फॉर्म ऑफ वेपर। पानी भाप बन के जब उड़ जाता है एटमॉस्फेयर में, प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। सॉरी, नॉट इन प्लांट्स, सॉइल में, दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ठीक है, हम पानी डाल देते हैं, ये हमारा प्लांट है, ये हमने पानी उसमें इरिगेशन अप्लाई करा है, तो इरिगेशन जब हम अप्लाई करते हैं तो सॉइल में भी पानी जाता है। तो अब सॉइल से जो पानी वेपर की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में चला जाता है, उसको नाम दिया है इवेपोरेशन। लेकिन प्लांट्स के लीव्स में से जो स्टोमेटा से पानी बाहर चला जाता है एटमॉस्फेयर, उसको नाम दिया ट्रांसपिरेशन। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यही है, प्रोसेस इन विच सॉइल वाटर लॉस्ट फ्रॉम लीव्स ऑफ द प्लांट। प्लांट्स के पत्तों से पानी लॉस होगा, वेपर की फॉर्म में ही लॉस होगा, ठीक है। एंड एंटर द सराउंडिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। कहाँ चला जाएगा? एटमॉस्फेयर के अंदर, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा भाप बन के। उस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन दी, उस प्रोसेस को हमने नाम दिया ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वांटिटी ऑफ वाटर नीडेड फॉर नॉर्मल क्रॉप ग्रोथ। ठीक है, कितना पानी मतलब चाहिए क्वांटिटी में जो प्लांट्स की नॉर्मल क्रॉप की ग्रोथ के लिए चाहिए। एंड द यील्ड इन अ पीरियड ऑफ टाइम टू अ प्लेस एंड मे बी सप्लाइड बाय precipitation और by irrigation और both, that is called water requirement of crop। ठीक है, तो नॉर्मल क्रॉप की ग्रोथ के लिए जो वाटर चाहिए होता है, that is called water requirement। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर इज इक्वल टू व्हाट। तो प्लांट्स में जो कंजम्पटिव यूज होता है वाटर का, वो कहाँ कहाँ हो सकता है? दो जगह होता है, ईटी यानी इवेपोट्रांसपिरेशन और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ राइस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, टू द पॉइंट आपको याद करना है, इसमें कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं बनते, टू द पॉइंट आपको याद करना है, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, इसको रट लेना है कि राइस की वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है। इट इज़ अबाउट 90 to 250 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे क्रॉप्स की वाटर रिक्वायरमेंट होती है, लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ वीट, सोरगम, सोयाबीन एंड टोबैको। तो इन सारे क्रॉप्स की वाटर रिक्वायरमेंट कितनी होती है? कम होती है, बहुत कम होती है। राइस की तो बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, सबसे ज़्यादा शुगर केन की होती है, फिर राइस की होती है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है वीट, सोरगम, सोयाबीन और टोबैको, तो इनकी बहुत कम है, 45 से 65 सेंटीमीटर के बीच में होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ शुगर केन। तो शुगर केन का क्वेश्चन आ गया, शुगर केन की वाटर रिक्वायरमेंट सबसे हाईएस्ट है, 150 से 250 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर को हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करें तो ये हमारा बन जाएगा 1500 से 2500 मिलीमीटर। ये हमारी हो गई शुगर केन की। फर्स्ट हमारा शुगर केन होता है, सेकंड में हमारा राइस आता है। राइस की कितनी थी? 900 से 1500 मिलीमीटर। अगर सेंटीमीटर में बात करें तो 90 से 150 सेंटीमीटर। तो पहले सबसे हाईएस्ट वाटर का में शुगर केन है, फिर राइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ कॉटन।
कॉटन हमारे थर्ड नंबर पर आती है, पहले शुगर केन, सेकेंड राइस, थर्ड नंबर है हमारा कॉटन का, दैट इज 70 to 130 सेंटीमीटर जो है कॉटन की होती है। नेक्स्ट है मेज एंड ग्राउंडनट की वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है, तो इनकी भी कम होती है, लेकिन सबसे कम तो गेहूं में थी, गेहूं, सोरगम, टोबैको वाला। मेज और ग्राउंडनट की उनसे ज़्यादा है, 50 से 80 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीरियड व्हेन वाटर रिक्वायरमेंट इज मैक्सिमम इट इज कॉल्ड क्रिटिकल स्टेज ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट। तो जब वाटर रिक्वायरमेंट सबसे अधिक होती है, मैक्सिमम उस स्टेज को क्रिटिकल स्टेजेस बोलते हैं, जो हर क्रॉप में अलग अलग होती है, वेरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what will be CPE value when irrigation is scheduled at 0.8 IW upon CPE with 6 cm depth of irrigation water। तो IW upon CPU रेशियो यहाँ पे है, इससे हम इरीगेशन शेड्यूलिंग में यूज़ करते हैं IW upon CPE रेशियो, और ये परिहार एटॉल ने दिया था, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी CPE वैल्यू व्हेन इरीगेशन शेड्यूल इज 0.8%, ठीक है। तो 0.8 जब होता है और 6 सेंटीमीटर डेप्थ होती है, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें इट विल कम अबाउट 75 mm, और सेंटीमीटर में 7.5 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द क्रॉप यील्ड टू द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड फॉर इरीगेशन इट इज कॉल्ड मेजर्ड इन kg पर हेक्टेयर सेंटीमीटर, इट इज कॉल्ड वाटर यूज एफिशिएंसी। ये वाटर यूज एफिशिएंसी, तो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है यील्ड, जो क्रॉप की यील्ड आई है वट एवर यील्ड इट इज, और वाटर यूज़ कितना करा, वाटर यूज्ड इन इरीगेशन, या ठीक है, इरीगेशन में कितना पानी यूज़ हो रहा है और यील्ड कितनी आ रही है, तो यील्ड को ऊपर रखना है, यील्ड बाय वाटर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ये हमारा वाटर यूज एफिशिएंसी आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सॉल्ट कंटेंट इन इरीगेशन वाटर इवेल्युएटेड एज बेस्ट क्वालिटी। जो सॉल्ट कंटेंट होता है इरीगेशन वाटर में, वो बेस्ट क्वालिटी का तब माना जाएगा जब उसमें सॉल्ट कंटेंट 0.2 से 0.5 ग्राम पर लीटर की रेंज में हो। सॉल्ट कंटेंट कम होना चाहिए कंपैरेटिवली, पर किस क्वालिटी में हम उसको बेस्ट बोलेंगे, अगर 0.2 से 0.5 ग्राम पर लीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परमिसिबल एंड नॉर्मल लिमिट ऑफ ECR, SC, SAR मिली इक्विवेलेंट पर मोल, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर एंड बोरोन कंटेंट इन ppm। तो यहाँ पे परमिसिबल और नॉर्मल लिमिट्स पूछी गई है कि EC का कितना होता है। तो EC का जो परमिसिबल लिमिट है दैट इज़ 2 to 4, ये परमिसिबल है। RSC का होता है लेस देन 2.5 और SAR का होता है लेस देन 10, और जो बोरोन कंटेंट हम लेते हैं उसका होता है लेस देन 3। तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको थोड़ा याद ही रखना होगा कि इसकी वैल्यूज़ कितनी होती हैं, EC, SAR और बोरोन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रेट लेवल इन ड्रिंकिंग वाटर अबव डैश मिलीग्राम पर लीटर आर कंसिडर्ड एज ह्यूमन हेल्थ हज़ार्ड। तो नाइट्रेट का लेवल जो है, नाइट्रेट का अगर अधिक मात्रा में हो गया तो ह्यूमन डिसीजेस हो सकती हैं, ह्यूमन हेल्थ हज़ार्ड हो सकते हैं, लेकिन इसीलिए हम नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर में जो नाइट्रेट लेवल है वो कितना mm पर लीटर होना चाहिए ताकि ह्यूमन को का मतलब ह्यूमन ड्रिंकिंग के लिए कंसिडर हो सके, तो दैट इज़ 10, यानी नाइट्रेट लेवल इन ड्रिंकिंग वाटर इज अबव 10 मिलीग्राम लीटर कंसिडर एज ह्यूमन हेल्थ हज़ार्ड। तो 10 से अगर ज़्यादा हो गया तो ह्यूमन हेल्थ हज़ार्ड कॉज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम द फील्ड टू इंश्योर अ फेवरेबल सॉल्ट बैलेंस इन द सॉइल दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर ड्रेनेज। अभी हमने इरीगेशन हो चुका है, अब ड्रेनेज में आ चुके हैं। ड्रेनेज में क्या होगा, रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर, ज़्यादा अधिक मात्रा में पानी अगर पड़ गया है तो उसको रिमूव भी करना है, उस रिमूवल प्रोसेस को हमने नाम दिया एग्रीकल्चरल ड्रेनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वाटरलॉक सॉइल द कंसंट्रेशन ऑफ डैश इज हाई। वाटरलॉक सॉइल में किसका कंसंट्रेशन अधिक होता है, कौन सी गैस का पूछा है, दैट इज मीथेन गैस। फॉर एग्जाम्पल आप सबको पता होगा कि मीथेन गैस कौन सी फील्ड से रिलीज होती है, इन द फील्ड फ्रॉम द फील्ड ऑफ राइस। तो राइस की फील्ड से मीथेन गैस क्यों निकलती है, क्योंकि राइस में हम फ्लडिंग इरीगेशन कर देते हैं। फ्लडिंग इरीगेशन से क्या होता है, पानी पूरा फील्ड में भर जाता है, वाटरलॉक हो जाती है सॉइल, इस कारण मीथेन गैस वहाँ से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूट डेवलप ड्यू टू वाटरलॉगिंग इज इन मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स। तो जनरली वाटरलॉक कंडीशन में जो जड़ें बनती हैं वो कैसी होती हैं, एडवांटेशियस रूट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल राइस के केस में देख लेते हैं, राइस ऐसी क्रॉप है जो वाटरलॉक कंडीशन में ग्रो होती है और उसकी जो रूट्स हैं वो एडवेंटिशियस टाइप की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर वाटरलॉक कंडीशन द विच न्यूट्रिएंट आर फाउंड टू बी डेफिशिएंट फॉर द क्रॉप्स।
तो वाटर लॉग कंडीशन में क्या होता है कि जो प्रॉपर अपटेक होता है जिंक कॉपर का वो नहीं हो पाता, जिसके कारण जिंक कॉपर प्लांट्स को मिल नहीं पाते, क्रॉप जो होगी वो जिंक और कॉपर में डेफिशिएंट हो जाती है। आंसर है जिंक एंड कॉपर। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है कि वाटर लॉग कंडीशन में कौन से 2 न्यूट्रिएंट क्रॉप में डेफिशिएंट होते हैं, दैट इज जिंक एंड कॉपर। इसको शॉर्ट में याद भी कर सकते हैं आप, जिंकू, जिन फॉर जिंक, कू स्टैंड्स फॉर कॉपर। तो ये जिंकू हैं जो वाटर लॉग कंडीशन में क्रॉप्स में डेफिशिएंट हो जाते हैं, जिंकू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेप्थ ऑफ वाटर इन सेंटीमीटर टू बी ड्रेन्ड in 24-hour period from the entire drainage area, it is called drainage coefficient। मतलब कि कितना जो डेप्थ ऑफ वाटर है सेंटीमीटर, ठीक है, सपोज इतना डेप्थ ऑफ वाटर है, ये डेप्थ ऑफ वाटर हो गई, द डेप्थ ऑफ वाटर इन सेंटीमीटर टू बी ड्रेन 24 आवर्स ऑफ पीरियड फ्रॉम द एंटायर ड्रेनेज एरिया। और ये एरिया था जहाँ से हमको पानी को ड्रेन करना है। सपोज ये एरिया में बहुत अधिक मात्रा में पानी हो गया और अभी हमें ये पानी ड्रेन करना है, बहाना है। इस पानी को बहाने के लिए हमने एक चैनल जैसा कुछ खोल दिया, यहाँ से अधिक मात्रा का पानी जो है निकल जाएगा। लेकिन हमें देखना है विद इन 24 आवर्स, 24 घंटों के अंदर अंदर कितना पानी भर के, मतलब कितना पानी ड्रेन होके निकल कर आ गया है, उस पानी की जो डेप्थ होगी, ये चीज़, इसको हमने नाम दिया है ड्रेनेज कोफिशिएंट। तो ये हमारा ड्रेनेज कोफिशिएंट कहलाता है। ड्रेनेज कोफिशिएंट का मतलब जब एक फील्ड से जब वाटर ड्रेन कर रहा है, टाइम ध्यान रखना, 24 घंटों के अंदर जो पानी ड्रेन होकर निकल कर आया है, उस पानी की डेप्थ को ड्रेनेज कोफिशिएंट कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रेनेज ऑफ 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर दैट इज 105 लीटर्स इन 24 आवर इज इक्वल्स टू, यानी अगर ड्रेनेज कोफिशिएंट की अगर हम बात करें तो 24 घंटों के अंदर अगर ड्रेनेज कहाँ से हुआ है, 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर से हुआ है, यानी 1 हेक्टेयर ज़मीन है और 1 हेक्टेयर ज़मीन से सपोज जो वाटर निकला था हम उसकी डेप्थ क्यों मेज़र करेंगे सेंटीमीटर में, तो वो कितना होगा, ठीक है, दैट विल बी 1.157 लीटर्स पर सेकेंड, इतना वो पानी निकल कर आएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, ये भी बहुत फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन है, ये ऐसे रटना ही है। नेक्स्ट हम आते हैं अपने वाटरशेड मैनेजमेंट में।